नमस्कार, मैं डॉक्टर एजेंट टोप्पो, सहायक प्राध्यापक गृह विज्ञान, शासकीय राजमोहिनी देवी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर। इस वीडियो में हम बीएससी होम साइंस पार्ट 3 के ग्रुप 2 पेपर बी में एक्सटेंशन एजुकेशन के चौथी यूनिट का अध्ययन करेंगे। इसमें हम रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ या गैर सरकारी संगठन, जैसा कि नाम से ही यह स्पष्ट है कि यह सरकारी संगठन नहीं है, अपितु गैर सरकारी संगठन है। यह ऐसा समूह है जो बिना किसी सरकारी भागीदारी या प्रतिनिधित्व के किसी समूह द्वारा कानूनी तौर पर बनाया गया हो। यूं ही किसी भी समूह या संगठन को एनजीओ या गैर सरकारी संगठन नहीं कहा जाता है जब तक वो कानूनी तौर पर ना बनाया गया हो। हम एक झलक इसके इतिहास पर नजर डालते हैं। भारत में 1839 के आसपास इसकी शुरुआत हुई और 1905 में रोटरी नाम की एक स्वयंसेवी संस्था संगठित हुई थी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले एनजीओ में गुलाम विरोधी आंदोलन और महिला मताधिकार आंदोलन का नाम जाना जाता है। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद एनजीओ का नाम प्रचलन में आया है। एनजीओ क्या कार्य करता है? एनजीओ का काम विकास संबंधी परियोजनाओं को डिजाइन करना और उनको क्रियान्वित करने का है। यह एक सार्वजनिक सेवा की इकाई या संगठन होती है। इसमें किसी भी काम को पूरा करने के लिए डिजाइन किया जाता है और उसको क्रियान्वित करने के लिए संगठन बनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? एनजीओ किसी भी सामुदायिक सेवा, सार्वजनिक सेवा के लिए किसी उद्देश्य को लेकर के गठित की गई इकाई होती है जो रजिस्टर्ड होती है और इसका जो कार्य है वो कई तरह का होता है। किसी एक काम में एनजीओ को हम बांध के नहीं जान सकते, अपितु इसका कार्य जहां पर भी मानव सेवा की आवश्यकता है या पर्यावरण या लोगों की सेवा की आवश्यकता है, जहां सहयोग की आवश्यकता है और लोगों को महसूस होता है कि यहाँ मुझे काम करना चाहिए, सेवा देना चाहिए, तो कई उद्देश्यों को लेकर के इसका गठन किया जाता है। इसके हम कई उदाहरण देखेंगे। मानव अधिकारों के पालन को बढ़ावा देने के लिए भी एनजीओ गठित किया जाता है। सेवा के क्षेत्र में भी एनजीओ काम करता है और विशेषकर हम ये जानते हैं कि सेवा के क्षेत्र में कई तरह की एनजीओ हमारे आसपास देखने को मिल जाते हैं। वंचित, संकटग्रस्त, कठिन परिस्थिति में रहने वाले, हिंसा पीड़ित, भेदभाव के शिकार, बीमार, अभावग्रस्त, सामाजिक रूप से बहिष्कृत, कुपोषित, भूखे, लाचार और कई समस्याओं में पड़े हुए लोगों को राहत देना, सेवा करना और उनकी स्थिति में सुधार लाने का काम इस संगठन का उद्देश्य होता है। एनजीओ का काम कुछ ऐसा भी होता है जिसमें कि किसी कंपनी का एजेंडे के रूप में उसको सेवा देना होता है और किसी कंपनी को सहयोग करने के लिए उसके एजेंडे के तहत काम करने के लिए ये गठित किए जाते हैं। आमतौर पर यह देखा गया है कि कोई भी बड़ी कंपनी या इकाई या परियोजना कुछ ऐसे सेवा के काम करते हैं जो उनका कार्यक्षेत्र नहीं है, परंतु वे सेवा के काम में अपना योगदान देते हैं। तो इसके लिए भी कुछ एनजीओस गठित करके वो इस काम को संचालित करते हैं। राजनैतिक और सामाजिक लक्ष्यों को प्रोत्साहन देने के लिए भी लोग इकाई बनाते हैं, संगठन बनाते हैं और रजिस्टर्ड करके काम करते हैं। कई वंचित, लाचार और कमजोर लोग होते हैं जो अपनी आवाज, अपनी समस्याओं के लिए, अपने अधिकारों के लिए नहीं उठा पाते। ऐसे लोगों की आवाज बनकर भी कई लोग खड़े होते हैं और एक संगठन के रूप में काम करके
इस तरह के लोगों की आवाज को ऊपर लाते हैं और उनको न्याय दिलाने, उनको सुरक्षा दिलाने और उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने में उनको सहयोग करते हैं। एनजीओ में हम कई प्राकृतिक पर्यावरण की स्थिति में सुधार करने वाली एनजीओ के बारे में भी जानते हैं। ये संगठित होकर के किसी प्रकृति के किसी मुद्दे को लेकर या किसी क्षेत्र को लेकर काम करते हैं और प्रकृति बचाव में, उसके संरक्षण में सहयोग प्रदान करते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में, जो सरदार सरोवर बांध जब बनाया गया तब कई गांव विस्थापित हो गए, लोगों के जमीन डूब गए, लोग इधर उधर बिखर गए। ऐसे लोगों के अधिकारों के लिए और उनकी समस्याओं के समाधानों के लिए लोग गठित हुए और नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ करके लोगों को सहायता देने का काम करने लगे और आज यह पूरे भारत में अच्छी तरह से जाना पहचाना जाने वाला गैर सरकारी संगठन है। इसी तरह से हम चिपको आंदोलन के बारे में भी जानते हैं, जिसमें उत्तराखंड की किसान महिलाएं पेड़ों को रोकने के लिए पेड़ से चिपक जाने लगी और इसका इतना ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ कि ये पूरे भारत में यह जाना जाने लगा और चिपको आंदोलन पर्यावरण बचाने के लिए एक मिसाल का काम करने लगा। इसी तरह से किसी कंपनी के एजेंडे का भी प्रतिनिधित्व करने के लिए लोग गठित होते हैं और कंपनी को सेवा देते हैं। राजनीतिक और सामाजिक लक्ष्यों को प्रोत्साहन देने के लिए भी संगठन बनाया जाता है। जांच करने के उद्देश्य से भी संगठन तैयार किए जाते हैं। कई बार किसी मामले में लोग अपनी समस्याओं को सामने नहीं ला पाते, अपने परेशानियों को किसी को बता नहीं पाते। ऐसी स्थिति में कई लोग जांच में सहायता करते हैं, वकील मुहैया कराते हैं और उनकी मदद से जांच में सहयोग करते हुए उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। विशेषज्ञों की सहायता के साथ भी काम करने का एक अच्छा माध्यम है गैर सरकारी संगठन, जिसमें जरूरतमंद लोगों को विशेषज्ञों की सहायता दी जाती है। यदि किसी को न्याय की जरूरत है तो परामर्शदाता उपलब्ध कराए जाते हैं। यदि किसी को एफआईआर दर्ज करना है तो उसके लिए सहायता दी जाती है और इसी तरह के जरूरतमंद लोगों को विशेषज्ञ उपलब्ध कराए जाते हैं। किसी को शिक्षा के लिए सलाह की जरूरत है, किसी को स्वास्थ्य के लिए सलाह की जरूरत है, मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत है। ऐसी स्थिति में कई इकाइयां, कई संगठन, कई एनजीओ इस क्षेत्र में भी काम करते हैं। सरकारी योजनाओं को सहयोग देने के लिए भी कई एनजीओ काम करते हैं। कई सरकारी योजनाएं कई इकाइयों को अपने साथ जोड़ करके मानव अधिकार के लिए कार्य करते हैं, लोगों की सुविधाओं के लिए, रक्षा के लिए और उनके सशक्तिकरण के लिए काम करते हैं। तकनीकी सहायता देना, दूर दराज के गांवों में, दुर्गम क्षेत्रों में कई आवश्यकताएं होती हैं जिनको लोग अपने संसाधन की कमी की वजह से उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। उदाहरण के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में पानी की कमी है, ऐसी जगह में कुएं की खुदाई नहीं हो पाती है, पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है। कई संगठन ऐसे हैं जो बोरिंग खुदवा के देते हैं, हैंडपंप बनाते हैं। ये भी एक तरह से सेवा का काम है और एनजीओ की मदद से इस तरह की सेवा लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। वित्तीय सहायता देना, इसके लिए भी संगठन बनाया जाता है जो कई तरह की स्कॉलरशिप दे करके लोगों को पढ़ाई के लिए और आगे बढ़ने के लिए सहायता देते हैं। गरीबों के लिए, लाचार, गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के लिए स्कॉलरशिप दे करके, या कुशाग्र बच्चे जो आगे अपना खर्च नहीं उठा पाते, पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पाते हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप दे करके कई एनजीओ अपना योगदान देते हैं। आश्रय प्रदान करना, इन दिनों इसकी आवश्यकता बहुत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हम लोग जानते हैं कि महिलाएं, कई पीड़ित महिलाएं जिनको कहीं रहने के लिए जगह नहीं है,
उनको घर में जगह नहीं दी जाती, घर से निकाल दिया जाता है, ससुराल से बाहर कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में महिलाएं भटकती रहती हैं। हिंसा पीड़ित महिलाएं, वेश्यावृत्ति से छुड़ाई गई महिलाएं और जेल से रिहा महिलाएं, जिनको पुनः घर वापस जाने के लिए कोई जगह नहीं है, घर नहीं है, ऐसे लोगों को आश्रय देने का काम भी एनजीओ की मदद से किया जाता है। न्याय दिलाना, ये इसके लिए भी एनजीओ बनाए जाते हैं। कई लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है और उसकी वजह से वे अपनी समस्याओं से घिरे रहते हैं और कभी ऊपर नहीं आ पाते। ऐसे लोगों की समस्याओं से उन्हें छुटकारा दिलाने के लिए वकील उपलब्ध कराया जाता है, जो निःशुल्क सेवा देते हैं। इसी तरह से भोजन खिलाने का काम भी एनजीओ की मदद से आजकल बड़े स्तर पर देखा जाता है। हमारे देश में खासकर लोग बड़े उदार और सहयोगी स्वभाव के होते हैं और लोगों को भोजन खिला करके उनको मदद पहुंचाना, उनके कुपोषण को दूर करना, उनके भूख से उनको निजात दिलाने का काम संगठन बना करके करते हैं। चिकित्सा सुविधा और जांच, दवाई, आवश्यक उपकरण जैसी सेवाएं देने के लिए भी लोग संगठित होते हैं और सेवा प्रदान करते हैं। कई संगठन या कई एनजीओ कृत्रिम अंग बनाते हैं। किसी ईयरफोन की जरूरत है जो बहरे बच्चों के लिए आवश्यक है, और हाथ पैर या कृत्रिम अंग, किसी तरह की विकलांगता को दूर करने के लिए भी एनजीओ मदद करता है और कृत्रिम अंग बना करके सहायता प्रदान करता है। संसाधन उपलब्ध करने के लिए भी संगठन बनाए जाते हैं, इसके लिए उपकरण और सामग्री दे करके सेवा पहुंचाने का काम करते हैं। एनजीओ कैसे गठित होता है? इसके लिए कुछ न्यूनतम बातों की आवश्यकता है। इसमें सबसे पहली बात है, किसी एनजीओ को गठित करने के लिए न्यूनतम 7 सदस्यों का होना आवश्यक है। इसमें भी कुछ नियम कायदे होते हैं। एक ही परिवार के सदस्य नहीं होने चाहिए, निर्धारित आयु के होने चाहिए, निर्धारित क्षेत्र के होने चाहिए, निर्धारित बैकग्राउंड के होने चाहिए। कुछ अलग अलग एनजीओ के लिए अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं और ये न्यूनतम 7 सदस्यों से कम में एनजीओ को नहीं खोला जा सकता है। जिस भी काम को करने के लिए संगठन बनाया जा रहा है, उसके लक्ष्य और उद्देश्य को निर्धारित करना होता है। इसके लिए पदाधिकारियों को नियुक्त किया जाता है, जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर का पद होता है। और एनजीओ को संचालित करने के लिए स्पष्ट रणनीति को बनाए जाने की आवश्यकता होती है। कोई भी एनजीओ तभी वैलिड माना जाएगा, वैध माना जाएगा, और तभी वो एनजीओ कहलाएगा जब वो रजिस्टर्ड हो। और इस रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ आवश्यक कागजात की आवश्यकता होती है। इसमें सबसे पहला है ट्रस्ट डीड या मेमोरेंडम या ज्ञापन, जिसमें एक तरह से प्रतिज्ञा पत्र की तरह होता है और इसमें अपने काम के बारे में जिक्र होता है, नाम, पता, इन सब का इसमें उल्लेख किया जाता है और इस कागज को रजिस्ट्रेशन के लिए जमा करना होता है। नियमावली और रूपरेखा, काम को किस तरीके से पूरा करना है, इसकी पूरी रूपरेखा स्पष्ट रूप से बना करके ज्ञापन देना पड़ता है। प्रेसिडेंट द्वारा शपथ पत्र दिया जाता है कि इस काम में कौन कौन से नियम होंगे, कौन कौन से प्रावधान होंगे, कौन कौन से निषेध होंगे, इन सब का शपथ पत्र कोर्ट में प्रस्तुत करना होता है। निवास प्रमाण पत्र देना होता है, वोटर कार्ड, आधार कार्ड। इसी तरह से ऑफिस का पता के लिए भी एड्रेस प्रूफ के कागज जमा करने होते हैं और एक सबसे अनिवार्य डॉक्यूमेंट होता है पासपोर्ट। इसे जमा करने पर रजिस्ट्रेशन के नॉर्म्स पूरे होते हैं और रजिस्ट्रेशन 3 एक्ट के तहत किया जाता है। सबसे पहला है ट्रस्ट एक्ट। ये ट्रस्ट एक्ट किसी भी संगठन जो सेवा करने के लिए आगे आता है उसके लिए बनाया जाता है और ये हर राज्य में अपने अपने तरीके से बनाया जाता है, किंतु यदि किसी के पास नहीं है तो एक्ट 1882 इसमें लागू किया जाता है।
दूसरा एक्ट है सोसाइटी एक्ट। इसमें अनिवार्य शर्त है 7 सदस्यों का होना। इसमें सदस्यों की पूरी जानकारी, उनका पूरा ब्यौरा चैरिटी कमिश्नर या रजिस्ट्रार ऑफिस में डॉक्यूमेंट के साथ जमा करना होता है। तीसरा है कंपनीज एक्ट, और इसमें जो भी काम करना है इसके पूरे तौर तरीके को यहाँ प्रस्तुत करना होता है, और कंपनीज एक्ट के तहत इसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अब हम देखेंगे कुछ एनजीओ जो महिलाओं के लिए चलाए जाते हैं और जो कुछ बच्चों के लिए चलाए जाते हैं। वैसे एनजीओ की संख्या अनंत है। एक तरह से देखा जाए तो भारत में लगभग 2 मिलियन एनजीओ काम करते हैं। तो हम कुछ विशेष एनजीओ के बारे में यहाँ पर देखेंगे जो बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए काम करते हैं। ये एनजीओ का नाम हम लोग सिर्फ उदाहरण के तौर पर देखते हैं। इसमें सबसे पहला है गौरी इंडिया। यह एनजीओ यौन पीड़ितों के लिए कार्य करती है और कानूनी सहायता उपलब्ध कराती है और पैसा के रूप में सहयोग प्रदान करती है। दूसरा है एक्शन एड इंडिया। यह एनजीओ घरेलू हिंसा, यौन पीड़ितों के लिए कार्य करती है और किसी भी उम्र की महिला, बालिका और छोटे लड़कों के लिए भी काम करती है। इसमें कानूनी सहायता, भोजन, चिकित्सा, आश्रय, पुनर्वास और परामर्श सेवा दी जाती है। एक और एनजीओ का नाम हम लोग को जानना चाहिए, मजलिस मंच। यह महिला संगठन है। इसमें सभी कार्यकर्ता महिलाएं ही हैं और ये यौन पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए, कानूनी सहायता देने के लिए और उनके लिए जितने भी तरह की सहायता की आवश्यकता होती है यह मंच उपलब्ध कराता है। यह घर घर जाकर के पीड़ित महिलाओं के पास जाकर के उनको समझाना, उनको सहयोग करना, एफआईआर दर्ज करने में सहायता करना, जैसे सारी जरूरत की चीजों को उनके साथ मिलकर के पूरा करते हैं और उनको सुविधा पहुंचाते हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ भी हैं। यहाँ एक उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर क्राइम प्रिवेंशन एंड विक्टिम केयर। यह प्रेरणा के नाम से यह एनजीओ काम करता है, जिसमें मानव तस्करी से पीड़ित लोगों के लिए यह एनजीओ काम करता है और परामर्श, आश्रय, पुनर्वास और इसमें कानूनी सहायता दी जाती है। अब हम देखेंगे बच्चों के लिए कार्य करने वाले एनजीओ। चाइल्ड लाइन का नाम हम सभी जानते हैं। अभी ये बच्चों के लिए काम करने में सबसे आगे लाइन में दिखाई देता है। इसमें जो कार्यकर्ता होते हैं दीदी और भैया के नाम से जाने जाते हैं और 24 घंटे बच्चों की सहायता के लिए उपलब्ध रहते हैं। हेल्पलाइन नंबर 1098 में कॉल करने 89 में कॉल करने पर किसी भी समय ये उपलब्ध रहते हैं। अब ये हेल्पलाइन 112 में कन्वर्ट हो गया है और 112 में अगर कॉल करते हैं तो तुरंत बच्चे जहां पर भी हैं, जिस भी हालत में हैं, 24 घंटे में से टाइम नहीं देखा जाएगा, जगह नहीं देखा जाएगा, परंतु उस बच्चे को तुरंत एक निश्चित समय अवधि में लाने का इसमें एक जज्बा देखा जाता है। काम करते हैं लोग। हम लोग पेपर में देखते हैं, आसपास देखते हैं कि लोग अपने बच्चों को फेंक देते हैं, अनाथालय में बाहर छोड़ के चले जाते हैं, कचरे में फेंक डालते हैं, मरने के लिए छोड़ देते हैं, छोड़ के भाग जाते हैं, बीमार छोड़ देते हैं। ऐसे लाचार, कमजोर, पीड़ित बच्चों के लिए यह एनजीओ काम करता है। और इसमें जो नवजात शिशु हैं इनको शिशु गृह में ले जाकर के ये सुरक्षा दिलाते हैं और थोड़े बड़े बच्चों को दूसरी संस्था में बाल गृह में ले जाते हैं, लड़कियों को बालिका आश्रम में ले जाते हैं और इसी तरह से उम्र के अनुसार अलग अलग सहायता केंद्रों में इनको पहुंचा करके बच्चों की सेवा करते हैं। एक और एनजीओ का नाम है क्राई और ये है बाल श्रमिकों के लिए कार्य करने वाला संगठन। इसमें बाल श्रमिकों को उनके कार्यस्थलों से छुड़ा करके उनको पढ़ने के लिए आश्रय दिया जाता है,
एक संगठन के रूप में इनको पूरे परिवार का वातावरण दिया जाता है। इनके लिए रहना, खाना, दवाई, पढ़ाई, सारी सुविधा निःशुल्क की जाती है। जेनेसिस फाउंडेशन यह एक ऐसा एनजीओ है जो हृदय रोग से पीड़ित बच्चों को सुविधा उपलब्ध कराती है। स्माइल फाउंडेशन एजुकेशन यह एक ऐसा एनजीओ है जो बच्चों को जीविका प्रदान करने संबंधी सेवा उपलब्ध कराते हैं। उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण देते हैं और उनको सेवा दे करके अपने संगठन के काम को पूरा करते हैं। इस तरह से एनजीओस की भूमिका बच्चों और महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा है और इनके माध्यम से आज हम भारत देश में बच्चों और महिलाओं की उन्नति को देख पाते हैं। और यह अध्याय यहाँ पे आज समाप्त होता है। धन्यवाद।